हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और टॉपिक वाइज जो हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी का चल रहा है सेशन, उसको ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक हमने कौन कौन सा प्रश्न देख लिया है। तो टॉपिक हमारा भारत का भूगोल में सामान्य परिचय हो चुका है, जिसके अंदर हमने क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती, ये सब हमने देख लिया। भौतिक विभाजन में हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं, पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण और मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, घाटियां हैं, दर्रे हैं, हिम रेखा एवं हिमनद जो हैं, और पठार, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास रहने वाला है वो हमारा रहेगा तटीय भाग के ऊपर। ठीक है, तो तटीय भाग आज हम देखेंगे। भारत की तट रेखा और पूर्वी एवं पश्चिमी तट, ये दो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और छोटा छोटा टॉपिक ही है आपका द्वीप समूह। द्वीप समूह में आपका बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह और अरब सागर का द्वीप समूह। पॉसिबल हुआ तो कर लेंगे, वरना ये दो टॉपिक तो आज हम निश्चित ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और सैटरडे संडे आपको हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जहाँ पे 50-50 क्वेश्चन हम करते हैं। तो निश्चित आप जुड़िएगा, समय पे जुड़िए। और आप जानते हैं कि TRE 4 भी आपका बहुत ही जल्द देखने को आपको मिल सकता है। और चुनाव का माहौल है, हो सकता है कि समय पे सारा कुछ करवा दिया जाए बहुत ही जल्दी, जैसे TRE 2 आपका हुआ था, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये मान के चलिए कि आपको अपनी तैयारी को बेहतर रखना है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये आपको पूरा टॉपिक वाइज फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखते देखते आपका कितना सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है। इसी प्रकार से सारे ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, टोटल तो ये कंप्लीट करेंगे। फिर हम हिस्ट्री को भी देखेंगे, इसी प्रकार से साइंस का भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल पूछा ही जाता है आपके एग्ज़ाम में, उन सभी सब्जेक्ट को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और हिंदी साहित्य का जो थ्योरी क्लास मैं आपके लिए करवा रही हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, वो वीकली मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि अब बहुत कम ही उसमें चीज़ें बची है हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य में हमने लगभग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। और आधुनिक काल में कुछ हमारे जो भारतेंदु द्विवेदी युग है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हमारा छायावाद, ये सब बचा हुआ है, तो वो सब भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे कुछ दिनों में। क्योंकि उधर से देखिए, ज़्यादातर अगर हम देखें तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आपके इधर के ही पूछे जाते हैं, जो मैंने करवा दिया है। और जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इसको ज़रूर करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं तटीय भाग, भारत की तट रेखा के ऊपर। यहाँ पे जो आपको पता है, सबसे पहले हम कुछ नोट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और आपके पास एक प्रॉपर जानकारी रहेगी, तो आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी जानकारी को बढ़ाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, इसमें आपको जो है खास करके टीचिंग एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न आपका यही पूछेगा कि कौन से तट से कौन सा किस राज्य से होके गुजरता है, मतलब किस राज्य में कौन तटीय राज्य है, कौन सा या कौन सा नहीं है। यहाँ पे लंबाई कभी कभार पूछा जाता है, ज़्यादातर आपका गुजरात का या तो पूछ लेगा या सबसे छोटा वाला पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम भारत के तट रेखाओं को देखेंगे, जितना भी तट रेखा है, टोटल कितने जो राज्य हैं जो तट रेखा से सीमा मिलाते हैं या तट रेखीय राज्य हैं। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारा चीज़ एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें नहीं होंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही होंगे, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता बस हो जाना चाहिए। तो देखिए, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। आप जानते हैं कि अगर हम इधर वाला एरिया में आएँ ऐसे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या है, तो इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका अरब सागर है, इधर क्या है, इधर दक्षिण में क्या है आपका, हिंद महासागर है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जब 3 तरफ से आपका ये घिरा हुआ है,
तो ये आपका कितना है टोटल, अगर हम देखें सारा मिला करके, तटीय रेखा जो पूर्व में है, जो पश्चिम में है, जो दक्षिण में है, या फिर जो भी मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, सब मिला करके टोटल कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत के तट रेखा में अगर राज्य की बात की जाए तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा यही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में घिसा पिटा पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा लंबा सीमा मिलाता है तट रेखा का। कितना मिलाता है तो ये भी ध्यान रखें, 1214 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र आपका 652 किलोमीटर, गोवा जो है ये हो जाएगा 118 किलोमीटर, कर्नाटक आपका 280 किलोमीटर, केरल है 559, तमिलनाडु है 906 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश है 973 किलोमीटर, उड़ीसा है आपका 476 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल है आपका 157.5 किलोमीटर। और अगर हम इधर बात करें 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव जो है ये आपका है 42.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप है आपका 132 किलोमीटर, पुडुचेरी है आपका 30 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आपका 1962 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल मिला के आपका ये इस प्रकार से है। और ये भी, ये जो सोर्स है ये कहाँ से लिया गया, ये भी देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग से ये डेटा आपका लिया गया है, तो आप इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो बात यहाँ पे बताई जा रही है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बातें डिस्कस की गई हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या हुआ, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। तो आप ये जानते होंगे कि पहले ये 2 था, इसको मिला के 1 कर दिया गया, या ये कब किया गया है, तो 26 जनवरी 2020 को किया गया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितनी है, 2094 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है, तो जैसे आप ये वाला जो राज्य यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी बात करें तो ये क्या है, मुख्य भूमि से लगे हुए तट हैं, जो आपके 5422.6 किलोमीटर हैं। और यहाँ पे मुख्य भूमि, जैसे इधर लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार है, तो ये सब जो है आपका लगभग कितना है, 2094 किलोमीटर है। तो भारत के राज्यों में बात करें तो गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है, सर्वाधिक है, ये बात मैंने आपको बता ही दी है। और गोवा जो है वो तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा किसकी है, गोवा की है, क्योंकि गोवा खुद ही क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, आप जानते हैं। और ये आपका जो है इस तरफ का जो एरिया है ये आपका हो जाएगा। तो इधर हम बात करें गुजरात की, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे काठियावाड़ प्रायद्वीप है, जहाँ की बात हम करेंगे अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया क्योंकि यहाँ पे मैप बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, इधर आपका गोवा है, इधर कर्नाटक है। तो अंतः सागर से सागर की ओर निकले भागों में मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। तो किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। ये सभी कुछ पॉइंट हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो टीचिंग एग्ज़ाम में आपसे इतना जो है भाषाई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा सीधा सीधा जो है फैक्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो कि 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। मतलब ये जो जितना भी आपका क्षेत्र है 12 समुद्री मील, ये आपका पूरा भारत के पूर्ण अधिकार में है। समीपस्थ मंडल यानी कॉन्टिगियस जोन जो है, ठीक है, कॉन्टिगियस जोन जो है इसका विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। ये आपका जो है यहाँ पे प्रश्न इससे बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य में स्थलीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। तो स्थल भाग जो है और जो आधार रेखा है इसके बीच में जो जल है, सागरीय जल, उसको क्या कहते हैं, उसको इंटरनल वाटर कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। अब चलिए हम फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दी गई हैं।
और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन में आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई से नापा जाता है, ठीक है, चेन्नई तट से नापा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, कितना से कितना मील तक का ये विस्तार है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तट से 12 समुद्री मील। अभी अभी हमने देखा तट से 12 समुद्री मील तक जो है वो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो आप पॉइंट बना के ऐसे लिख सकते हैं, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार 12 समुद्री मील। ऐसे बस छोटा सा क्रिप्स नोट्स बना सकते हैं आप इससे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या फिर 7500 किलोमीटर? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7500 किलोमीटर, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे दिया गया था 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अगर हम विकल्प में देखें तो सबसे ज़्यादा जो सिमिलर था वो आपका ऑप्शन डी था, तो हम ऑप्शन डी के साथ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत की तट रेखा है कितनी किलोमीटर है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बीपीएससी ने ही ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके ऑप्शन में, तो मुझे तो कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। देखिए निकटतम हम जा सकते हैं, अगर 7000 भी रहता तो हम 7000 भी क्यों, 7500 के लगभग रहता, अगर 7500 किलोमीटर तो हम जा सकते थे, कुछ सिमिलर है। लेकिन ये तो इतना ज़्यादा दूरी है, तो ये तो मुझे गलत ही लग रहा है। ये एक्चुअल में गलत भी है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे आयोग ने इसको फिर ठीक किया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो अभी अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुजरात। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपको जो दिया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन में दिया था उसका लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? अब तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना फेमस है, कई बार पूछा गया है और यही इस टॉपिक से आपका ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। या फिर कितने राज्य जो हैं आपके तटीय रेखा में आते हैं, या तटीय राज्य हैं कौन कौन से? तो कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या कौन सा सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, यही प्रश्न एक बनता है। बस ये 4 आपने याद कर लिया तो और यहाँ पे टीचिंग एग्जाम में से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो निम्नलिखित में यहाँ पे ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे भी नहीं, लगभग 10 क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में, कि वहाँ पे आपका मलाबार तट, ये सब बहुत पूछा जाता है कि क्या होता है आपका मलाबार तट, क्या होता है आपका जो है कोंकण तट, क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो इसके अगले क्लास में, अभी इसके अगले टॉपिक में हम अभी देखने वाले हैं, 10 क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद। तो देखिए यहाँ पे भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो अब तो याद हो गया ना, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, या फिर प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का? तो रत्नाकर नाम का पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सूचक क्या है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम का सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, किस वजह से जो है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, या सुनामी लहरों से? तो देखिए यहाँ पे आपको ये बात पता होगी
कि तटीय अपरदन जो है इसमें समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराएं, सुनामी लहरें तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कारण हम देखें तो अपरदन जो होता है, जो तटीय अपरदन की बात कर रहा है, ये लहरों से होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका वो सही हो जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये हमारा ख़त्म हुआ और अब हम पूर्वी एवं पश्चिमी तट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए तो देख लेते हैं। तो भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय प्रदेश, इसीलिए मैंने आपको उस समय वहाँ पे बताया था। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। एक तो आपका जो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे आपका क्या है, इस जगह पे आपका क्या है, काठियावाड़ यानी कि गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो गुजरात तटीय मैदान जो है वो गुजरात एवं दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक विस्तृत, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह साबरमती, माही जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित हुई है ये तटीय मैदान। ठीक है, आगे देखिए इसके दक्षिण में, जैसे इसके नीचे आएंगे, दक्षिण में क्या है, अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में अरब सागर है और पश्चिम में क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। मतलब जो हम ये वाला एरिया देख रहे हैं तो यहाँ पे पश्चिमी तट है, एकदम सटा हुआ जो हमारा है, ये हमारा तट है और यहाँ पे हमारा घाट है और अरब सागर जो है यहाँ पे आपका अरब सागर है। तो इसके बीच में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो संकीर्ण मैदान है, ठीक है, ये तो इसको, इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा हम हटा दिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा भाग है तो यहाँ पे आपको कैसे 3 भागों में इसको बांटा गया है। ये आपका जो है वो आपका पश्चिमी घाट है, इधर आपका पूर्वी घाट है, पता है आपको। और ये जो संकीर्ण पट्टी है, ये संकीर्ण एरिया है, ये हमारा क्या है, 3 भागों में बांटा हुआ है। तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र आपका कहाँ है, यहाँ से आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गोवा वाला जो एरिया है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कोंकण कहलाता है। ठीक है, ये आपका कोंकण कहलाता है। बस जैसे मैं बता रही हूँ इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारा मध्य भाग है, ये आपका क्या है, कर्नाटक तट या फिर इसको कनारा तट भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक तट जो है ये एवं दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कनारा तट जो है वो गोवा से मंगलोर के मध्य, यहाँ पे आपका गोवा से मंगलोर के बीच जो कर्नाटक का एरिया है, यहाँ पे आपका क्या है, तो ये आपको याद रखना है, कनारा तट है ये। ठीक है, और इसके बाद जबकि क्या होगा, मलाबार तट जो है वो मंगलुरु से कन्याकुमारी यानी कि यहाँ तक, ये वाला एरिया तमिलनाडु आप जो देख रहे हैं, इधर कन्याकुमारी तक जो है आपका क्या है, आपका मलाबार है। तो कोंकण और मलाबार ये आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कनारा तट गोवा से मंगलेरू के मध्य और मालाबार तट जो है वो मंगलेरू से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ठीक है, तो सरकार्स कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं, उत्तरी सरकार महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के जो मैदान है, ठीक है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। बिल्कुल नोट कर लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। कोरोमंडल तट की बात करें तो इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु जो कृष्णा डेल्टा के पास है, वहाँ से लेकर के दक्षिण के कैप कैमोरीन जो है आपका कन्याकुमारी, यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, कोरोमंडल
कोरोमंडल तट जो है ये कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में स्थित है, ये भी बात आप ये नोट कर लेंगे। महानदी जो डेल्टा का क्षेत्र है इसको उत्कल मैदान भी कहते हैं, ये उड़ीसा वाला एरिया है आपका। महानदी का डेल्टा आपको पता है, अगर हम इधर आएँ तो इस जगह पे आपका महानदी आपकी बहती है और यहाँ पे आपको उत्कल मैदान है, ये महानदी का जो डेल्टा है यहाँ पे उत्कल मैदान कहलाता है, ठीक है। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें मुंबई का महाराष्ट्र, ठीक है, कांडला है गुजरात में, मुर्मू गांव कहाँ है, गोवा में, जवाहरलाल नेहरू जो आपका बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में, जंजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, उडुप्पी पूछा जाता है, उडुप्पी कहाँ है आपका, कर्नाटक में, कोचीन कहाँ है आपका, केरल में, और न्यू मंगलोर कहाँ है आपका, कर्नाटक में। इसको बिल्कुल हूबहू आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ है। अब हम पूर्वी तट की बात करें, पश्चिमी तट हमने देख लिया, तो पूर्वी तट में जो प्रमुख बंदरगाह है उसको भी आप याद रखिएगा। विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, हल्दिया है आपका पश्चिम बंगाल में, पारादीप है आपका उड़ीसा में, एन्नौर है आपका तमिलनाडु में, और न्यू तोतीकोरिन है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करना है, जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल और सिंधु दुर्ग। तो यहाँ बताना है उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा। तो जंजीरा की हम अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, ठीक है, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सिंधु दुर्ग की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में है, और कन्नूर की बात करें तो ये केरल के कन्नूर जिले में है, ठीक है, केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोइल जो है ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा क्योंकि ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका 3 आपका 2 जगह है, ठीक है, 2 जगह है। और बात करें तो जंजीरा आप जान रहे हैं कि ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो आपका सबसे ऊपर हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र आपका सबसे ऊपर हो गया। तो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। अब हम यहाँ बात करें तो यहीं पे देखो अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो कन्नूर आपका कहाँ है, केरल में है, कन्नूर कहाँ है आपका, केरल में है। और अगर हम बात और सिंधु दुर्ग की बात करें तो ये आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। तो पहले हम ये एक देख रहे हैं, फिर यहाँ ये आ जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैपिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा तो नहीं जाएगा, ठीक है, आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था 1996 में, बहुत पहले पूछा गया है, आप ये देख सकते हैं, पर आप एक जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो परंतु इसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अब अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, यह किसके बारे में कहा गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये जो है ना तमिलनाडु तट के बारे में कहा गया, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको एक मानचित्र यहाँ पे आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है आगे देखते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग दोदित करते हैं। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका होगा, ठीक है, ये मैं भी देख के ही बता रही हूँ, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ से। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उसकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि प्रायद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और सागरीय गर्त पाए जाते हैं। तो ये आपका लगभग समुद्र विज्ञान से एक क्वेश्चन आपका लग रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें, और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसमें से कौन है जो पश्चिमी तट पर है, तो ये आपको बताना है। तो उडुपी हमने आपको बताया था, जंजीरा, ये सारा हमने भी देखा है। तो बताएंगे फटाफट से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जंजीरा आपका कहाँ पे है? जंजीरा आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में है, अभी हमने आपको बताया। तो ये महाराष्ट्र में है, यानी कि ये पश्चिम तट पर ही है। इसके बाद हम बात करें तो उडुपी आपका कर्नाटक में है, और ओरोविले जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर है, कोरोमंडल तट पर ये है। और इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है, तो ये आपका नहीं होगा। और तूतीकोरिन की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर है, तो ये आप इस तरफ का एरिया में आ जाता है, पूर्वी साइड, तो पश्चिमी तट नहीं कहलाएगा। तो 1 और 2 ही सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है दीघा। आप में से कौन कौन गया है दीघा घूमने के लिए? आपको पता ही, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। तो यहाँ पे जो राज्य दिया है किससे कौन संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दीघा कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। चूँकि मैं गई हूँ इसलिए मुझे पता है, तो मैंने बता दिया जल्दी जल्दी देख के इसको। गोपालपुर की बात करते ये उड़ीसा में है आपका, ठीक है। और कलांगुट की बात करें तो ये आपका गोवा में है। और मरीना कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? अब बताया था, बताइए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, मलाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरोमंडल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? यहाँ पे आपका जो है ना, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपका बनेगा तो वो यही बनेगा कि कोंकण तट किसके किसके तट के बीच में है, या फिर यहाँ से यहाँ तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। तो इसको बिल्कुल आपको जितना बताया उसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है ये बताना है आपको। तमिलनाडु का सरकार तट, कोंकण तट, मलाबार तट या कोरोमंडल तट। देखिए कोंकण तो आपका ऊपर था ना, महाराष्ट्र और गोवा वाला इलाका, तो वो तो होगा नहीं। मलाबार तट आपका कर्नाटक से इधर कन्याकुमारी था, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरीन के मध्य स्थित है? बताइए। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरीन के मध्य कौन सा स्थित है, कौन सा तट होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप एज इट इज़ जो है ना नोट कर लीजिए। कैप कैमोरीन के नाम से भी जाना जाता है, किसे कैप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो देखिए, बात किया जाए उत्तरी भाग को, तो यहाँ पे उत्तरी भाग यानी सबसे उत्तर में पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा आता है? ये वाला इलाका, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि महाराष्ट्र से गोवा तक। क्या है? कर्नाटक तो नहीं है, मलाबार भी नहीं है। आप बिना ऑप्शन के भी सही कर सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा? कोंकण, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया ये 10 क्वेश्चन हमारा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, क्योंकि देखिए अभी इसके बाद जो है ना ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, जहाँ पे हम ये सारा चैनल आपको बताएंगे। ये बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह है, जितना जो इम्पोर्टेंट है ये सारा आपको बताना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। फिर क्वेश्चन है और करेंगे तो सिर्फ ये क्यों करेंगे, अरब सागर को क्यों छोड़ेंगे? तो इसीलिए हम इसको कल ही करेंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों के द्वीप समूह को कल हम देखेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो फिर हमारा जो है ये पूरा तटीय भाग जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिर इसके बाद का टॉपिक रहेगा। फिर प्रजाति जनजातीय रहेगा, भाषा रहेगा, फिर अपवाह तंत्र बहुत पूछा जाता है, गंगा नदी तंत्र। तो ये सारे टॉपिक वाइज हम ऐसे ही चलने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आप कर दीजिएगा अपने मन से, अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। धन्यवाद।